मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी MCO 5 अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस की यूनिट 2 बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहला आपका टॉपिक आता है इस यूनिट से कि नीड फॉर कॉस्ट डाटा, कि हमें कॉस्ट डाटा की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। तो रिक्वायरमेंट तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी मीनिंग कि कॉस्ट की मीनिंग क्या होती है। आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करिए या आप कोई सर्विस को एक्वायर करिए, उसकी क्या होती है एक MRP, मतलब मिनिमम रिटेल प्राइस। मतलब हर चीज के लिए आपको एक प्राइस देना पड़ता है, हर चीज की एक कीमत होती है, तो उसे हम कहते हैं कॉस्ट। मतलब किसी भी चीज की, चाहे हम कह सकते हैं उसको प्रोड्यूस करने की कॉस्ट, चाहे सेल्स करने की कॉस्ट, मतलब कॉस्ट कंपलसरी होती है हर प्रोडक्ट के अंदर, हर सर्विस के। So cost data is required to know how much profit the enterprise is earned। कि कॉस्ट डाटा की क्यों रिक्वायरमेंट होती है, हमें देखना होता है कि हमारा जो भी एंटरप्राइज है, हमारा जो भी बिजनेस है, हमारी जो भी कंपनी है, वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। हम डाटा को ही तो कंपेयर करेंगे इसकी कॉस्टिंग के, कि हमने कितने का प्रोडक्ट बनाया, कितने में सेल्स किया, कितने में परचेज किया, कितने में सेल्स किया। इन सभी चीज के लिए हमें किसकी नीड होती है, हमारे पास कॉस्ट की नीड होती है, कॉस्ट डाटा की नीड होती है। To properly set their price at a level to ensure a profit for the entity as a whole, the enterprise must know that their cost are। अब आपको किसी अपने बिजनेस के अंदर किसी गुड्स की सर्विस को, या गुड्स की या सर्विस की कॉस्टिंग को तय करना है, उसके प्राइस को फिक्स करना है मार्केट में सेल्स के लिए। तो आप प्राइस तो तभी फिक्स कर सकते हैं उसका, जब आपके पास उसका कॉस्ट डाटा अवेलेबल हो। क्योंकि प्राइस आप किसी तभी रखोगे कि आपको पता उसमें आपकी कितनी कॉस्टिंग आई है, कितना आपने एक्सपेंस किया है, और आप कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से आप उसकी प्रॉफिट को, कह सकते हैं उसका जो प्राइस होता है मार्केट में, एक फिक्स लेवल पर इंश्योर करोगे। तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, उसका कॉस्ट डाटा। कॉस्ट डाटा मतलब उसमें मैन्युफैक्चरिंग कितनी आई है, रॉ मटेरियल कितने का लगा है, एक्सपेंसेस कितने के लगे, कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो ये सभी चीजें। तो बहुत सारी नीड होती है हमारे पास कॉस्ट डाटा की। तो एन ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट डाटा फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉस्ट डाटा की कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए नीड होती है। तो फर्स्ट हमारा टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस पीरियड के लिए, कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस में जा रहा है। हमारी जो पॉलिसीज हैं, हमारे जो भी हमने अपने इवोल्यूशन कर रहे हैं, जो भी हम प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। इन सभी को हम कैसे पता करते हैं, अपने कॉस्ट डाटा से पता करते हैं। नेक्स्ट आपका टू प्लान द ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंस इवोल्यूशन। अब हमने कोई नया प्लांट स्टार्ट किया, नया प्रोडक्ट स्टार्ट किया। अब हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि हमने जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया है वो हमें प्रॉफिट दे रहा है नहीं दे रहा। हम उसको इवेल्युएट करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। तो कब होंगी, जब हमारे पास कॉस्ट डाटा अवेलेबल हो। थर्ड है फॉर कॉस्ट कंट्रोल, कि आपकी कॉस्ट को कंट्रोल के लिए भी हमें पास कॉस्ट डाटा अवेलेबल होना चाहिए। अब कॉस्ट कंट्रोल कैसे होगी, मतलब हमारे पास डाटा अवेलेबल होएगा कि कितनी किसी के प्रोडक्शन में कॉस्ट आ रही है, कितना हमारे पास लेबर लग रहा है, कितनी डायरेक्ट कॉस्ट आ रही है, कितनी इनडायरेक्ट कॉस्ट आ रही है, कितने का हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं उसके लिए। तो जब हमारे पास कॉस्ट डाटा अवेलेबल होगा, उसी कंडीशन में हम उसकी जो कॉस्टिंग को धीरे धीरे कम कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। फोर्थ है टू प्राइस द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब हमारे पास जो भी हम प्रोडक्ट को इशू करते हैं मार्केट में सेल्स के लिए, जिन सर्विसेज को हम प्रोवाइड करते हैं अपने कंज्यूमर्स को, उनके प्राइस को फिक्स करने के लिए भी हमें कॉस्ट डाटा की रिक्वायरमेंट होती है। कम से कम हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को कितने अमाउंट में हमने तैयार किया है, उसके बाद ही तो उसका प्राइस फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ टू वैल्यू इन्वेंट्री एंड मेजर द एक्सपेंसेस इन एक्सटर्नल फाइनेंस रिपोर्ट। मतलब हमारी इन्वेंट्री कितनी है हमारे पास। इन्वेंट्री कैसे, हम इन्वेंट्री को एक वैल्यू के अंदर तो नापते हैं कि हमारे पास 1 लाख की इन्वेंट्री है, 2 लाख की इन्वेंट्री है, 10 लाख की इन्वेंट्री है। हमारे एक्सपेंसेस कितने, हम ये तो नहीं कहते कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस है। हम उसको एक मोनेटरी फॉर्म में बताते हैं कि हमारे पास 10 लाख का एक्सपेंस है, 12 लाख का एक्सपेंस है, इस तरह की कोई वैल्यू के साथ। तो उसके लिए भी हमें नीड होती है कॉस्ट डाटा की। सिक्स्थ आपका इन डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। अब हमारे डे टू डे हम जो भी पॉलिसीज बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, उनके लिए भी हमें रिक्वायरमेंट होती है हमारे कॉस्ट डाटा की। तो ये कुछ नीड थी हमारे पास कॉस्ट डाटा की। अब नेक्स्ट देखेंगे हम कॉस्ट
वर्सेस एक्सपेंसेस, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि दोनों सुनने में काफ़ी एक जैसी टर्म है, हमारी कोस्ट भी उसी को कह सकते हैं हम, एक्सपेंस भी कह सकते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है एग्जैक्ट, इन दोनों को मतलब मीनिंग क्या है, इनको यूज़ कब किया जाता है, इन सभी के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम कॉस्ट की बात करें, इसकी मीनिंग की, एन इन्वेस्टमेंट made towards the purchase of assets intended for a future benefits in business। जब हम बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें पास असेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन असेट्स को परचेज करने के लिए हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉस्ट। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें, और जो हमारी कॉस्ट होती है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है हमारे बिजनेस के अंदर, और जो एक्सपेंसेस होती हैं a regular payment made towards ongoing business for a revenue generation। मतलब डे बाय डे हमारे जो भी एक्सपेंसेस होती हैं, डे बाय डे हमारी जो भी नीड होती हैं, उनको पूरी करने के लिए हम जो भी खर्चा करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सपेंसेस। अगर हम कॉस्टिंग की बात करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहानी को रिकॉर्ड किया जाता है, रिफ्लेक्शन ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के असेट साइड में इसको रिकॉर्ड किया जाता है हमारे असेट्स को, क्योंकि इनकी जो कॉस्टिंग होती है हमारी तरह से असेट्स होती है, और जो एक्सपेंसेस होते हैं ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रिफ्लेक्ट किए जाते हैं। अब इनका पर्पस क्या होता है हमारी कॉस्ट का या हमारे एक्सपेंसेस का? तो हमारी जो कह सकते हैं कॉस्टिंग होती है, इसका यूज़ किया जाता है, कॉस्ट का यूज़ किया जाता है परचेज ऑफ असेट्स के लिए, और एक्सपेंसेस का यूज़ करते हैं हम पेमेंट नेसेसरी टू अर्न रिवेन्यू। मतलब अपनी जो बेसिक नीड्स होती हैं उनको पूरी करने के लिए, और डे बाय डे रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, कि प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है, हमारी अर्निंग पे क्या इफेक्ट होता है। तो हमारी जो कॉस्ट होती है डजंट इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी डायरेक्टली। मतलब डायरेक्टली हमारी कंपनी की प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, क्योंकि इसके अंदर क्या करते हैं, मशीनरी को परचेज करते हैं, असेट्स को परचेज करते हैं, तो डायरेक्टली तो हमें प्रॉफिट नहीं देता, इनडायरेक्टली प्रॉफिट देता है। लेकिन हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्टली हमारी कंपनी को प्रॉफिट देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट पॉलिसीज के ऊपर काम करते हैं, एक्सपेंसेस के ऊपर काम करते हैं, अपनी जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं उनके ऊपर काम करते हैं। अगर हम करंट रेशियो की बात करें, तो जो हमारा करंट एसेट्स है ये इम्पैक्ट डालता है हमारी करंट रेशियो पर, लेकिन हमारे जो एक्सपेंसेस हैं इनका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता हमारी करंट रेशियो पर। अगर हम कॉस्टिंग की बात करें, द कॉस्ट इनकर टूवर्ड्स नॉन करंट असेट्स इम्पैक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। अब इनके अंदर हमारी जो नॉन कैपिटल असेट्स होती हैं वो इफेक्ट डालती हैं हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर को, लेकिन हमारे एक्सपेंसेस जो हैं ये हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालते। अब आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं कॉस्ट के, जैसे आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, आपके फिक्स असेट्स हैं, आपकी इन्वेंट्री है, मतलब ये आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया है अपनी कंपनी के अंदर, तो ये तो आपके कॉस्ट कहलाएंगे। इनको इनके लिए आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम कॉस्ट कहेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, हमारा रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस, हमारा डेप्रिसिएशन, मतलब जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं, मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस। मतलब जो डेली बेस पर खर्चे होते हैं उनको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। तो ये हमारा मीनिंग और डिफरेंस थे कॉस्ट और एक्सपेंस के बीच में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को कई बेस पर क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। The most common classification of cost in a manufacturing establishment is on the basis of functions to which they relate, because cost have a ascertained for each of these functions. On the basis of functions, cost are classified into 4 categories. अब इसमें देखते हैं कि हम फंक्शंस के बेस पर कोस्ट को डिवाइड कर देते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर किस किस टाइप के फंक्शन किए जाते हैं, और जितने टाइप के फंक्शन उस इंडस्ट्री के अंदर किए जाते हैं उसके हिसाब से हमने कोस्ट को डिवाइड कर रखा है। तो हमारे पास यहाँ 4 तरह की कोस्ट अवेलेबल है। पहली आपकी मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट, दूसरी है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कोस्ट, तीसरी है आपकी सेलिंग कोस्ट, और चौथी है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कोस्ट। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट की बात करते हैं, जिसके अंदर वो कोस्ट आती है जो कि फैक्ट्री ऑपरेशंस आर इसेंशियल टू द कंप्लीशन ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब जो प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए जो कोस्ट की नीड होती है, जिस कोस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको कह सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल भी लाएंगे, मतलब डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट आएगी, आपका डायरेक्ट लेबर कोस्ट आएगी, आपके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आएंगे। मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी कोस्टिंग आती है वो होती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट। इसके अंदर आपके डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और आपके इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर भी इंक्लूड होते हैं। इसे हम कह सकते हैं प्रोडक्शन कोस्ट भी कहते हैं।
दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात क्या होती है, मतलब वो पर्सन जो हमारे पूरे बिजनेस को मैनेज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। मतलब इसके अंदर हमारी कौन सी कॉस्ट आती है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द फर्म। मतलब हमारे फर्म को एडमिनिस्ट्रेशन करने की और कंट्रोल करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस इंक्लूड होती हैं, उन सभी एक्सपेंसेस को इसके अंदर रखा जाता है। इसके अंदर आपकी सैलरीज आती है ऑफिस स्टाफ की, क्योंकि आप अपने ऑफिस को, अपने बिजनेस को तभी रन कर सकते हो जब आप अपने ऑफिस स्टाफ को सैलरी दो, आपकी बिल्डिंग का जो रेंट है उसको प्रॉपर पे करो, डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर ऑफ ऑफिस फर्नीचर्स, या इनफैक्ट एनी expenses which are not related directly to producing, selling, distribution, research and development form parts of administration cost। मतलब कोई भी कॉस्ट जो डायरेक्टली हमारे लिए प्रोडक्शन में काम ना आए, हमारे सेलिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, रिसर्च वर्क में डायरेक्टली उसकी कॉस्टिंग को, उसको रिलेट ना किया जा सके, वो सारी किसके अंदर आ जाती है, एडमिशन कॉस्ट में। मतलब वो कॉस्ट जो हमारे लिए किसी प्रोडक्ट को तैयार ना कर रही हो डायरेक्टली, हमारे प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए कॉस्टिंग ना हो, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्टिंग ना हो डायरेक्टली, लेकिन वो इनडायरेक्टली इन सभी की हेल्प कर रही हो, इन सभी को असिस्ट कर रही हो, तो वो हमारी कहलाती है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। तीसरी है आपकी सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर इनकर्ड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स। मतलब वो कॉस्ट जो हमारे गुड्स को सेल करने के टाइम पे हमारे पास आती है। अब जब आप किसी गुड्स को सेल करते हैं तो उसके लिए आपके पास कौन कौन सी कॉस्ट होती है, सबसे पहले आपके पास वेयर हाउस होने चाहिए कि आप गुड्स को स्टोर कहाँ करोगे, उन गुड्स के लिए एडवर्टाइजमेंट कैसे करोगे, आपके पास सेल्समैन की सैलरी होनी चाहिए, या आप अगर सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये सारी आपकी कॉस्टिंग क्या कहलाती है, सेलिंग कॉस्ट। इसके बाद हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम बात करते हैं कि जब हम अपने गुड्स को डिस्पैच करते हैं, मतलब फिनिश गुड्स से उसको कस्टमर तक किस तरह पहुंचाया जाए, तो उसके बीच में जो भी कॉस्टिंग आती है, चाहे आपके ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, आपकी पैकिंग की कॉस्ट है, आपकी कैरेज इनवर्ड्स की कॉस्ट है, इंश्योरेंस की कॉस्ट है, फ्राइट आउटवर्ड्स की कॉस्ट है, मतलब ये सारी वो कॉस्टिंग है जो कि फिनिश गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए यूज किए जाते हैं, तो ये कहलाती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो ये तो क्लासिफिकेशन था कॉस्ट का हमारी उनके फंक्शनल बेस पर, उनके फंक्शन के बेस पर। इसके बाद देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेबिलिटी विद द प्रोडक्ट। मतलब जो चीज दिखाई देती है प्रोडक्ट में, उसके बेस पर उनकी जो प्रोडक्ट्स की टाइप है, उनकी जो कॉस्टिंग होती है अलग अलग तरह से। हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं, दो तरह की कॉस्टिंग होती है उनकी आइडेंटिफिकेबल के हिसाब से। एक होती है आपकी डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरी कहलाती है आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर हम बात करेंगे एक्सपेंसेस दैट डायरेक्टली गो इनटू द प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज। मतलब वो सर्विस जो एक तरह से डायरेक्टली हमारे गुड्स को प्रिपेयर करने में, हमारी सर्विसेज को प्रिपेयर करने में हमारी हेल्प करती है, उसके अंदर इंगेज होती है। आपका डायरेक्ट लेबर है, एक तरह से कह सकते हैं अगर कोई आपके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसको प्रिपेयर कर रहा है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है, तो डायरेक्टली लेबर है। आपका डायरेक्ट मटेरियल, आपने जो मटेरियल परचेज करा वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज, तो ये सब तो हो गए आपके डायरेक्ट कॉस्ट। अब इसके साथ बहुत सारी ऐसी कॉस्टिंग होती है जो डायरेक्टली तो हम असिस्ट नहीं करते किसी प्रोडक्शन के लिए, किसी गुड्स को प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली वो हमारे लिए किसी कहीं ना कहीं हमारे लिए बिजनेस को चलाने के लिए हमारी हेल्प करती है। जैसे हमारा रेंट है, अब रेंट क्या आपके प्रोडक्ट को तैयार करता है, आपकी गुड्स को तैयार करता है, नहीं करता। लेकिन अगर हमारे पास कोई जगह ही नहीं होगी, हम उसका रेंट ही पे नहीं करेंगे, तो हम गुड्स को प्रिपेयर कहाँ करेंगे। मतलब ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है हमारे बिजनेस ऑपरेशंस को चलाने के लिए। यूटिलिटीज, अगर हमने कोई बिल्डिंग ले ली रेंट पर, तो उसके अंदर हमारे पास कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का हमें बिल पे करना पड़ता है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए गुड्स को प्रिपेयर कर रही है, बट अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हम अपनी मशीन्स को रन कैसे करेंगे, तो वो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई। नेक्स्ट आपका जनरल ऑफिस एक्सपेंस। जब आपके ऑफिस चलते हैं, आपकी कंपनी, तो उसके अंदर बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे आपकी फोटो कॉपी मशीन्स के एक्सपेंसेस, या फिर आप कह सकते हैं आपकी पेन प्रोडक्ट के, आपके पेंसिल्स के, आपके पेपर्स के, मतलब बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट को प्रिपेयर नहीं करते, लेकिन उनको प्रिपेयर करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो दो तरह की कॉस्ट है हमारी आइडेंटिफिकेबिलिटी के हिसाब से, उनको देखने के हिसाब से। जो कॉस्ट डायरेक्टली दिख सकती है आपके प्रोडक्ट के अंदर, जैसे आपका डायरेक्ट लेबर है, आपका डायरेक्ट मटेरियल है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज है, इन चीज़ों को आप डायरेक्टली देख सकते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन आपका रेंट है, यूटिलिटीज है, या आपके जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस है, इन चीज़ों को आप डायरेक्टली विजिबल नहीं कर सकते, डायरेक्टली देख नहीं सकते अपने प्रोडक्ट में। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी,
कि जो वेरिएबिलिटी के हिसाब से हमारी कोस्टिंग किस किस टाइप की होती है। तो हमारे पास 4 तरह की कोस्टिंग होती है, 4 तरह की कॉस्ट होती है वेरिएबिलिटी के हिसाब से। सबसे पहले कौन सी होती है? फिक्स कॉस्ट बिहेवियर। मतलब फिक्स कॉस्ट क्या होती है? मतलब प्रोडक्ट आप कितने भी तैयार करो, चाहे आप 100 प्रोडक्ट को तैयार करो, आप 200 प्रोडक्ट को तैयार करो, 300 यूनिट हो चाहे 400 यूनिट हो, वो हरदम फिक्स रहती है, कांस्टेंट ही रहती है, वो कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती। इसमें आप ले सकते हैं आपका रेंट। रेंट किसका? आपकी बिल्डिंग का। मतलब अगर आपकी कोई बिल्डिंग है, आप उसके अंदर बेशक 1 यूनिट तैयार करो, चाहे उस यूनिट के उस बिल्डिंग के अंदर बैठ के आप 10 यूनिट तैयार करो, आपका रेंट जो है वो हरदम फिक्स ही रहेगा। तो वो क्या कहलाता है? आपका फिक्स कॉस्ट बिहेवियर। अब दूसरा होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट बिहेवियर। वेरिएबल कॉस्ट मतलब एक फिक्स लिमिट तक ही वो कांस्टेंट रहता है। जैसे आप कह सकते हैं कि हमने कोई 100 प्रोडक्ट से लेकर जब तक हम 200 प्रोडक्ट तक फिक्स तैयार कर रहे हैं, तब तक हमारी जो कॉस्टिंग है वो सेम आ रही है, मतलब थोड़ी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद 200 से 300 तक अगर हम तैयार करेंगे तो उसके लिए हमें फिक्स रिक्वायरमेंट की ही नीड पड़ेगी। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं वॉचमैन का। आपके पास कोई एक वॉचमैन है तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? वो 1 आवर से 8 आवर्स तक आपकी बिल्डिंग को देख सकता है। तो बेशक आप 1 आवर काम करो या 8 आवर काम करो, तो उसकी आपकी कॉस्टिंग जो आएगी, एक वॉचमैन ही आपकी कॉस्टिंग को पूरी करेगा। लेकिन अगर अभी आप बात कर रहे हैं कि आप 9 आवर से या 15 आवर्स तक भी काम कर रहे हैं नाइट में, तो एक वॉचमैन जो होगा वो इतना कंपेटेबल नहीं होगा कि आपके पूरे काम को ध्यान रख सके, आपकी निगरानी कर सके। तो वहां पर आपको एक स्पेसिफिक यूनिट के बाद एक अनदर वॉचमैन को वहां पर हायर करना पड़ेगा। तो मतलब यार एक लिमिट होती है, उस लिमिट को पूरी करने के बाद आपकी कॉस्ट बढ़ने लग जाती है। तीसरा होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट बिहेवियर। मतलब इसके अंदर आपकी कॉस्टिंग ये नहीं है कि बेशक आप गुड्स प्रिपेयर करो ना करो, आपकी कुछ कॉस्ट तो फिक्स टाइम लाइफ टाइम आनी ही आनी है। उसके बाद जैसे जैसे आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाते रहेंगे, आपकी कॉस्टिंग भी उसी हिसाब से बढ़ती रहेगी। इसमें आप ले सकते हैं आपका बिल्डिंग का एक्सपेंस है, या आपकी सॉरी आप इसमें आप सर्विस ही ले सकते हैं। सर्विसेज में मतलब आपकी आती है इलेक्ट्रिसिटी। अब बेशक आप अपनी कंपनी के अंदर कोई प्रोडक्शन करो या ना करो, आपको जो मीटर की सर्विस चार्ज होती है वो तो पे करनी पड़ेगी। आप एग्जांपल में ले सकते हैं 100 रुपीज़ आपकी मीटर की सर्विस चार्ज है। तो आप मीटर यूज़ करो ना करो, अगर आपने उस सर्विस को ले रखा है तो आपको उसका उतना पेमेंट करना पड़ेगा, उसका उतना पेमेंट उतना चार्ज आपको देना पड़ेगा। अगर आप उस चार्ज को यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करोगे, तो धीरे धीरे आपका जो चार्ज आपकी कॉस्टिंग वो भी इंक्रीज होती रहेगी। मतलब एक लिमिट तो फिक्स होती है, आप उसको यूज़ करो मत करो, आपको वो पेमेंट करनी ही पड़ेगी। लास्ट आता आपका फिक्स कॉस्ट राइजिंग इन स्टेप्स। इसमें देखते हैं हमारी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होती रहती है। अब जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की, कई स्टेट्स में क्या है कि आपको एक टाइम लिमिट दे दी गई है कि अगर आप 100 से 200 तक यूज़ करते हैं तो आपका एक फिक्स बिल आएगा। अगर आप 200 से ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर आपका जो बिल है वो बढ़ जाएगा। तो मतलब एक लिमिट तय कर दी जाती है आपकी कॉस्टिंग की। अगर आप उस लिमिट के अंदर काम करोगे तो आपकी कॉस्टिंग फिक्स रहेगी, जैसे जैसे आप दूसरे स्लैब में एंटर करते रहोगे आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। इसमें आप स्लैब भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे 1 से 10, 10 से आपका 20, 20 से आपका 30। अगर हम 1 से 10 की बात करें, यहाँ पर इसकी 5 कोस्टिंग हो, यहाँ पर इसकी 10 कोस्टिंग हो, यहाँ पर 20 से 30 इसकी 15 कोस्टिंग हो। तो मतलब जैसे आप दूसरे स्लैब्स के अंदर आप एंटर करते जाओगे अपने प्रोडक्शन के, आपकी जो प्राइसिंग है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। ये थे हमारे वेरिएबिलिटी के बेसिस पर हमारी कॉस्ट। अब हम देखेंगे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कि कॉस्ट के एलिमेंट क्या क्या होते हैं, कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है। तो कॉस्ट के अंदर नॉर्मली हमारी 3 चीज़ इंक्लूड होती हैं। एक हमारा मटेरियल, एक हमारा लेबर और एक हमारी एक्सपेंसेस। और फर्दर इनको आगे भी डिवाइड किया जाता है। जैसे हमारा मटेरियल है तो मटेरियल भी कैसा होएगा, एक तो होएगा हमारा डायरेक्ट मटेरियल, एक होएगा हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल। इसी तरह आपका लेबर है वो भी डायरेक्ट होएगा, इनडायरेक्ट लेबर होएगा। एक्सपेंसेस है वो भी आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। अगर हम मटेरियल की बात करें कि मटेरियल होता क्या है, मटेरियल कहते किस चीज़ को है,
द टर्म मटेरियल्स रेफर्स टू दोज कमोडिटीज विच आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, कंपोनेंट और कंज्यूमेबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। मतलब किसी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए हम जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं या जो कंपोनेंट यूज़ करते हैं या जिन भी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल कहते हैं। इन अदर वर्ड्स द सब्सटेंस फ्रॉम विच द प्रोडक्ट इज मेड इज नोन एज मटेरियल। अगर अनदर वर्ड में हम यूज़ करें, सिंपल वर्ड में बात करें, मतलब कोई भी प्रोडक्ट है जिस चीज़ से बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल कहते हैं। ये भी हमारे कैसे मैंने आपको बताया था अभी, आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकते हैं। अब आपकी लेबर क्या होती है? द वर्कर्स एम्प्लॉयज फॉर कन्वर्टिंग मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स और डूइंग वेरियस ऑड जॉब्स इन अ बिजनेस आर नोन एज लेबर। अब आपके पास रॉ मटेरियल आप लगा सकते हैं, आपके पास प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक क्या हो जाएगा? आपके पास मटेरियल कहलाएगा आपका प्लास्टिक। लेकिन अगर अभी आपको इस प्लास्टिक से मग को तैयार करना है या कोई आपको कह सकते हैं प्लास्टिक बैग या प्लास्टिक मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना है, तो उसको तैयार करने के लिए आपको एक ह्यूमन रिसोर्स की नीड होगी, ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो उस गुड्स को उस मटेरियल को कन्वर्ट करेगा आपके फिनिश गुड्स के अंदर, तो वही कहलाता है आपका लेबर। थर्ड है आपका एक्सपेंसेस। ऑल एक्सपेंसेस अदर देन मटेरियल एंड लेबर आर टर्म एज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब जब भी आप अपने गुड्स को, आप अपने रॉ मटेरियल को लेबर की हेल्प से कन्वर्ट करते हैं किसी फिनिश गुड्स के अंदर, तो उसके अंदर आपके पास बहुत सारी कह सकते हैं एक्सपेंसेस आती हैं। तो उनको क्या कहते हैं? मतलब जो भी खर्चे आते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। इसके अंदर आप ले सकते हैं जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, तो क्या है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज? हमारा एक्सपेंसेस ही है। अगर आप बात करें उनका, आपका डेप्रिसिएशन आ रहा है, कोई आपकी वैल्यू घट रही है, तो वो भी आपका एक्सपेंसिस हो जाएगा। आप कह सकते हैं आपने कोई गुड्स को अपनी कंपनी तक लाने के लिए कैरिज का चार्ज दिया है, तो वो भी आपका एक्सपेंसिस हो जाएगा। मतलब ये सारे आपके पार्ट कहलाते हैं कॉस्ट ऑफ एलिमेंट। तो तीन एलिमेंट होते हैं हमारे कॉस्ट के, एक होता है मटेरियल, एक होता है लेबर, एक होता है एक्सपेंसिस। ये तीनों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी देखे जाते हैं। अब नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट बिल्डअप, कि आप कॉस्ट को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट को किस तरह तैयार किया जाता है न्यूमेरिकल्स के अंदर, क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहला हम पार्ट देखेंगे प्राइम कॉस्ट, की प्राइम कॉस्ट होती क्या है। इट कंसिस्ट कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इट इज ऑल्सो नोन एज द बेसिक, फर्स्ट और फ्लैट कॉस्ट। मतलब जब हम किसी गुड्स की कॉस्टिंग को तैयार करते हैं, हम देखते हैं उसकी कितनी कॉस्ट आई है, तो वहां पर हम डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जब इन तीनों को ऐड कर देते हैं, इनकी जो भी कीमत होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट किसी प्रोडक्ट की। आपने कोई भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो आप सबसे पहले आप उसकी क्या कैलकुलेट करेंगे? आप कैलकुलेट करेंगे उसकी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट को हम बेसिक कॉस्ट, फर्स्ट कॉस्ट और फ्लैट कॉस्ट भी कहते हैं। प्राइम कॉस्ट के अंदर किस तरह कैलकुलेट किया जाता है? हमारा जो भी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्टिंग है उसको ऐड कर डायरेक्ट लेबर को ऐड कर और हमारे जो भी अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनको ऐड कर हम अपनी प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। अब प्राइम कॉस्ट के बाद हम देखते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है? इट इंक्लूड्स प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड। मतलब फैक्ट्री कॉस्ट का क्या मतलब है? इसमें आपकी प्राइम कॉस्ट होगी और प्राइम कॉस्ट के साथ इसमें हम ऐड कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, which consist of indirect material, indirect labor and indirect factory expenses। तो अभी तक हमने ऊपर क्या देखा था? प्राइम कॉस्ट के अंदर हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर रहे थे, तो वो क्या बन रही थी? प्राइम कॉस्ट। अब अगर हम उसी प्राइम कॉस्ट के अंदर हमारे इनडायरेक्ट चीज़ों को ऐड कर दें, इनडायरेक्ट क्या क्या? इनडायरेक्ट हमारे कह सकते हैं मटेरियल हो जाएगा, इनडायरेक्ट आपका लेबर हो जाएगा और इनडायरेक्ट आपके एक्सपेंसेस हो जाएंगे। अगर हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं हमारे प्राइम कॉस्ट के अंदर, तो वो क्या कहलाता है? हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद हमारा आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट कंप्राइज फैक्ट्री कॉस्ट एंड ऑफिस ऑफ द ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इट ऑल्सो नोन एज द ऑफिस कॉस्ट। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? इसके अंदर क्या होता है कि अब इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो भी फैक्ट्री कॉस्ट अभी तक आई है, फैक्ट्री कॉस्ट क्या थी? आपकी प्राइम कॉस्ट प्लस आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी थे, आपके मटेरियल एक्सपेंसेस, आपके मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस, उनको मिलाकर हमने क्या कैलकुलेट किया था?
फैक्ट्री कोस्ट। अब उस फैक्ट्री कोस्ट के अंदर हमारे जो भी ऑफिस की और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस आते हैं, जो भी ओवरहेड्स आते हैं, उनको ऐड कर देते हैं, तो वो कहलाता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री कोस्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारी टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है। इट कंप्राइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब जो भी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो तैयार हो गई, हमारा गुड्स तैयार हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसके डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कौन कौन सी एक्सपेंस हमने किया है, उन सभी को इसके अंदर ऐड कर कर हमारी टोटल कॉस्ट आ जाती है हमारे किसी भी प्रोडक्ट की। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये था आपका कॉस्ट को कैलकुलेट करने का तरीका। अब ये कुछ आपका एक परफॉर्मा है कि आपकी किस तरह आपकी जो ये कॉस्ट शीट होती है वो दिखती है। तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कि हमारे पास कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल था। उसके बाद देखते हैं कि हमने कितना रॉ मटेरियल परचेज करा है, और उसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं, जो इस साल आखिरी तक हमारे पास स्टॉक अवेलेबल रहा। मतलब अगर स्टॉक अवेलेबल रहा है तो उसको हम नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे, अगर हम उसको नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे तो इस साल की कॉस्टिंग में उसका यूज नहीं करेंगे। तो जो भी प्रीवियस ईयर का हमारे पास रहता है, कह सकते हैं जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक रहता है, उसको हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर देते हैं या उसको यहाँ पर माइनस कर देते हैं। इसके बाद हम क्या ऐड कर देते हैं? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये तो आ जाता है हमारा प्राइम कॉस्ट। यहाँ पर हमारी जो भी प्राइम कॉस्ट की वैल्यू आती है और यहाँ पर हमारी उसकी यूनिट आ जाती है। अब इसके बाद प्राइम कॉस्ट के बाद हम बात करते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट हमारी जो भी आपका मटेरियल होता है, जिसके अंदर आपका रेंट है, डेप्रिसिएशन है, पावर लाइट है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट वेजेस है, टेलीफोन चार्जेस है, इंश्योरेंस है। मतलब आपकी जो भी इनडायरेक्ट कॉस्टिंग आती है आपके मटेरियल की, आपके लेबर की, आपके एक्सपेंसेस की, उन सभी को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो ये कहलाती है, इन दोनों का टोटल कहलाता है आपका वर्क कॉस्ट। अब इसके बाद हम देखते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं? हम ऑफिस की सैलरीज को ऐड कर देते हैं, ऑफिस रेंट को ऐड कर देते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी जब टोटल कॉस्टिंग आ जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब किसी गुड्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारी क्या कॉस्टिंग आई है। और यहाँ पर हमारे पास यूनिट्स भी अवेलेबल होती हैं कि हमने कितनी यूनिट्स को प्रिपेयर किया है उस प्रोडक्शन के अंदर, उस कॉस्टिंग के अंदर। इसके बाद हम क्या ऐड कर देते हैं कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कि प्रीवियस ईयर का कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल था, तो वो ऐड कर दिया जाता है यूनिट के साथ। और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कि जब हमने साल में अपना स्टॉक क्लोज किया तो उस टाइम पे हमारे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल था, जो एक तरह से हम कह सकते हैं सेल नहीं कर पाए, तो उसको यहाँ पर माइनस कर दिया जाता है। इसके बाद आपकी क्या आ जाती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद हम देखते हैं कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, की इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो भी गुड्स अवेलेबल है उसको सेल्स करने के लिए किन किन चीज़ों का, किन किन एक्सपेंसेस को किया गया है। जैसे आपके सैलरीज एंड कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, पैकिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस, वेयर हाउसिंग चार्ज, कैरीज आउटवर्ड्स। तो इन सभी को आप टोटल कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आपकी आ जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कुछ इस तरह हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंपनी की, किसी भी बैलेंस शीट की, या किसी भी, अगर कोई कंपनी कहती है कि आपको हमारी कॉस्ट को प्रिपेयर करना है, कॉस्ट शीट को तैयार करना है, तो इस फॉर्मेट का यूज कर कर उसको प्रिपेयर किया जाता है। इसके बाद आता है आपका मेथड ऑफ कॉस्टिंग, कि आपकी कॉस्टिंग के कौन कौन से मेथड अवेलेबल है। अगर हम बात करते हैं कॉस्टिंग होता क्या है, द मेथड ऑफ कॉस्टिंग रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ कॉस्ट एसरटेनमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब कॉस्ट का पता करना और उसको कैलकुलेट करना ही एक तरह से कहलाती है हमारी कॉस्टिंग। इंडस्ट्रीज डिफर इन देयर नेचर इन द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस एंड दे सर्विस दे डिफर। तो हर इंडस्ट्री अलग प्रोडक्ट को तैयार करती है, अलग तरह के नेचर के प्रोडक्ट को सर्व करती है। तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो एक ही मेथड का यूज करे अपनी कॉस्टिंग के लिए। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज है, हर इंडस्ट्रीज अपने लिए अलग अलग कॉस्ट के मेथड का यूज करती है उनकी कॉस्टिंग के लिए। सबसे पहला कौन सा हमारे पास? जॉब कॉस्टिंग। अब जॉब कॉस्टिंग की बात करें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। इट इज अडॉप्टेड बाय द इंडस्ट्रीज where there are no standard product and each job or work
ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। मतलब ये वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर किसी हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट को तैयार नहीं कर रहे, लेकिन वहाँ पर हर जितने भी हमारे वर्क होते हैं वो सारे वर्क, सारी जॉब एक दूसरे से अलग होती है। तो हर जॉब की कह सकते हैं एक वर्क को उसकी कॉस्टिंग को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं जॉब कॉस्टिंग का। और यहाँ पर हमारी जो भी जॉब्स होती हैं वो शॉर्ट टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाती हैं। मतलब हमारी जो जितनी भी जॉब्स हैं, जितने भी काम होते हैं, वो सारे काम शॉर्ट शॉर्ट टाइम में कंप्लीट हो जाते हैं। इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हैं आपके प्रिंटिंग प्रेस का, मोटर रिपेयर शॉप्स का, ऑटोमोबाइल गैरेज का, फिल्म स्टूडियो का, या आपकी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज का। इनके अंदर जो भी काम होते हैं उनको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाता है, और जो जिस वर्क को कंप्लीट करता है उसकी अलग से हम कॉस्टिंग निकाल लेते हैं। नेक्स्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की हम बात करेंगे कि इसको हम क्या कहते हैं, टर्म एज टर्मिनल कॉस्टिंग। बेसिकली दिस मेथड इज सिमिलर टू जॉब कॉस्टिंग। मतलब है तो ये जॉब कॉस्टिंग की तरह ही, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को वहां पर यूज किया जाता है जहां पर आपका जो पीरियड होता है वर्क का वो बहुत लंबे टाइम के लिए आप होता है। आपका जो वर्क है, आपका जो गुड्स तैयार कर रहे हैं, आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम के बाद ही उस चीज़ को आप प्रिपेयर कर पाओगे। मतलब आपको आपके काम को करने के लिए, अपनी जॉब को करने के लिए एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। और जब आपको किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। मतलब वहाँ पर हम अपने पूरे के पूरे उस कंप्लीट वर्क की एक कॉस्टिंग को कैलकुलेट करते हैं कि इस पूरे वर्क को कम करने में हमें कितना टाइम लगा है और उसकी कितनी कॉस्टिंग आई है। इसके अंदर हम का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपकी शिप बिल्डिंग है, आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है, या फिर आपकी ब्रिजेस बिल्ड आप तैयार करते हैं, आप रोड्स को तैयार करते हैं। तो मतलब इन सभी कॉस्टिंग कैसे निकाली जाती है, हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करते हैं। ये नहीं है कि हम सिर्फ 1 किलोमीटर या 1 मीटर की बात करते हैं, यहाँ पर कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट की बात करी जाती है कि अगर ये कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है तो इस टोटल कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्टिंग क्या होएगी। अगर आप शिप बिल्डिंग करें तो टोटल इस शिप को कितने दिन में आप बिल्ड करोगे, उसके हिसाब से आपकी कॉस्टिंग को यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। थर्ड है आपका बैच कोस्टिंग। बैच कोस्टिंग की बात करते हैं। इट इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ जॉब कोस्टिंग। जॉब कोस्टिंग का एक्सटेंशन है, मतलब जॉब कोस्टिंग को आगे फर्दर मॉडिफाई किया गया है। अब बैच इज अ ग्रुप और आइडेंटिकल प्रोडक्ट। मतलब बैच क्या होता है, मतलब आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स का एक तरह से एक बैच होता है, ग्रुप होता है। आइडेंटिकल प्रोडक्ट कैसे कह सकते हैं, मेडिसिन इंडस्ट्री की बात करें तो मेडिसिन अगर आप कोई भी परचेज करते हो उसके ऊपर एक उसका एक बैच लिखा हुआ होता है कि बैच नंबर कुछ ना कुछ उस पर स्पेसिफिक मेंशन होता है। मतलब जब वो एक बैच की बात करते हैं, मतलब एक साथ बहुत सारे गुड्स को जो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको तैयार किया जाता है, तो उनके ऊपर उनके बैच को मेंशन कर दिया जाता है। ऑल द यूनिट्स इन अ पर्टिकुलर बैच आर यूनिफॉर्म एंड नेचुरल एंड साइज। इनके पास जो भी एक बैच के अंदर जो भी यूनिट्स होती हैं वो सारी एक दूसरे जैसे सेम होती है, उनका साइज सेम होता है, उनका नेचर सेम होता है। तो हर बैच की जो कॉस्टिंग है हम अलग अलग सेपरेटली काउंट करते हैं। अब बैच के अंदर हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। द कोस्ट batch of a batch is assigned and it is divided by the number of units in the batch to determine the cost per unit। अब किसी बैच के अंदर हमने हो सकता है 100 मेडिसिन को प्रिपेयर किया, अब उस पूरी बैच की हमने कॉस्टिंग क्या निकाल दी, 1000 रुपये हमारे एक बैच की कॉस्टिंग निकाली। अब इसके थ्रू हम पर यूनिट की वैल्यू भी निकाल पाते हैं। हम देखते हैं हमारी टोटल कॉस्टिंग कितनी आई उस बैच की और टोटल यूनिट्स कितनी प्रिपेयर हुई है, उससे उसको डिवाइड कर कर हम पर यूनिट की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। बैच मैन्युफैक्चरिंग का बैच कॉस्टिंग का यूज मैक्सिमम कहाँ किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिस्किट्स, रेडीमेड गारमेंट्स, स्पेयर पार्ट्स, मेडिसिन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर इनकी जो भी कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग होती है सिमिलर साइज में होती है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को ही तैयार किया जाता है यहाँ पर। फोर्थ आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग। इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब क्या, दूसरा नाम क्या है इसका, कंटिन्यूअस कॉस्टिंग भी इसको कहते हैं। In certain industries, the raw material passes through different processes before it takes the shape of a final product. In other words, the finished product of one process becomes the raw material for the subsequent process. मतलब प्रोसेसिंग क्या होता है कि मतलब हम एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में तैयार करते हैं किसी दूसरी प्रोसेस के लिए। हमारे लिए एक बार तो फिनिश गुड्स हो गया, लेकिन हो सकता है किसी दूसरी प्रोसेस के लिए हमारा फिनिश गुड्स उसके लिए रॉ मटेरियल हो। तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक गुड्स की हम एक मटेरियल की कंटिन्यू प्रोसेसिंग करते रहते हैं दूसरे के अंदर। तो जितनी बार भी उसकी प्रोसेसिंग होती है हम उसको अलग अलग तरीके से काउंट करते हैं, उसकी कॉस्टिंग करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग।
इसके अंदर हम देखते हैं जैसे हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, पेपर इंडस्ट्रीज है, सोप इंडस्ट्रीज है, लेदर इंडस्ट्रीज है, उनको इंक्लूड किया जाता है। अब जैसे अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें तो आपके पास कॉटन आया, तो सबसे पहले आपने कॉटन से क्या किया, आपने उसको सिल्क में, या कह सकते हैं आपने उसको थ्रेड में कन्वर्ट किया। तो एक तरह से थ्रेड भी अब आपका क्या हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, आपने प्रोसेसिंग करी। अब फिर से क्या करेंगे, थ्रेड्स को फिर से कन्वर्ट करेंगे क्लॉथ के अंदर, तो वो फिर से प्रोसेसिंग हो गई, और एक तरह से हमारा जो थ्रेड था, जो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स था, वो एक रॉ मटेरियल बन गया हमारे क्लॉथ्स के लिए। मतलब इस तरह की जो प्रोसेसिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कोस्टिंग। यहाँ पर हमारी प्रोसेसिंग के हिसाब से हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ है आपका यूनिट कोस्टिंग। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज सिंगल और आउटपुट कोस्टिंग। इस मेथड को हम सिंगल और आउटपुट कोस्टिंग भी कहते हैं। It is suitable for industries when production is continuous and unit are identifiable। ये कहाँ पर suitable है, जहाँ पर आपका प्रोडक्शन कंटिन्यूअस हो और आपके जो यूनिट्स हैं वो आइडेंटिफिकेबल हो, आइडेंटिकल हो सारी एक दूसरे के साथ। The objective of this method is to ascertain the total cost as well as the cost per unit। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम कॉस्ट को तो कैलकुलेट करें उस प्रोडक्ट की, साथ के साथ हमारी जो कॉस्ट पर यूनिट आ रही है उसको भी कैलकुलेट करें। इसके अंदर हम किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पर अप्लीकेबल किया जाता है, मतलब केसेस ऑफ माइंस, ऑयल ड्रिलिंग यूनिट्स, सीमेंट वर्क्स, ब्रिक वर्क्स एंड यूनिट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल्स, रेडियोज, वॉशिंग मशीन्स। मतलब इन सभी चीज़ों पर, इन सभी जगहों पर इसका यूनिट कॉस्टिंग का यूज़ किया जाता है। मतलब ये वो वर्क होते हैं जो कंटिन्यूसली हरदम चलते रहते हैं, एक दूसरे से हरदम आइडेंटिफिकेबल होते हैं। तो यहाँ पर हम उसकी कॉस्टिंग करते हैं, किसके लिए, कि हम उसके पर कॉस्ट यूनिट को कैलकुलेट कर सकें इजीली। नेक्स्ट आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है, दिस मेथड इज फॉलो बाय द इंडस्ट्रीज विच रेंडर सर्विसेज। मतलब जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन इंडस्ट्रीज के थ्रू इसको यूज किया जाता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को, टू ascertain the cost of such services। Composite units like passenger kilometers and kilometers are used to ascertain cost. For example, in the case of a bus company, operating costing indicates the cost of carrying a passenger per kilometer। अगर आपके पास कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो आप किस तरह वहाँ पर चार्ज को पे करोगे, मतलब आप ऑपरेशंस को देखोगे कि आप कितने दूर तक उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, पर किलोमीटर के हिसाब से, पर मीटर के हिसाब से, या पर किसी भी आपका जो एक डिस्टेंस को नापने की यूनिट होती है उसके हिसाब से आप उसको चेक करते हैं। नॉर्मली आपके जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होती है इसका ट्रांसपोर्ट के थ्रू यूज़ किया जाता है मैक्सिमम। ट्रांसपोर्ट में आपके चाहे आपका एयरवे ट्रांसपोर्ट हो जाए, रेल ट्रांसपोर्ट हो जाए, कंपनीज गुड्स एज वेल एज पैसेंजर्स, होटल्स, सिनेमा हॉल्स और आपके पावर हाउसेस, इन सभी के थ्रू इसका यूज़ किया जाता है आपकी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का। मतलब जो सर्विसेज को देते हैं, द मेन कौन का है, मतलब सर्विस सेक्टर, मतलब हमारे जो भी सर्विस सेक्टर है अपनी सर्विसेज को देने के लिए इसका यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का। अब नेक्स्ट आपका ऑपरेशन कॉस्टिंग। अब ऑपरेशन कॉस्टिंग की बात करें, इट इज मोर डिटेल एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। मतलब एक तरह से प्रोसेस कॉस्टिंग का ये डिटेल्ड वर्जन है। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या हुआ करता कि हम एक गुड्स की प्रोसेसिंग करते रहते कंटिन्यू दूसरे के लिए, जब वो फिनिश गुड्स हो जाता था तो हो सकता है हमारा जो फिनिश गुड्स था वही किसी नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए रॉ मटेरियल बन जाता था। मतलब जहाँ पर हमारे प्रोडक्ट की कंटिन्यूस प्रोसेसिंग चलती रहती थी, तो उसी का ये मोर डिटेल वर्जन है। इट इन्वॉल्व्स कॉस्टिंग बाय every operation। This method is used where there is a mass production of repetitive nature involving a number of operations। मतलब ये वहाँ पर यूज किया जाता है जहाँ पर हमारा प्रोडक्शन होता है, मास प्रोडक्शन होता है किसी भी प्रोडक्ट का, और उनकी जो वैल्यू होती है, उनका जो एक दूसरे आइडेंटिफिकेबल होते हैं। द मेन पर्पस ऑफ दिस मेथड इज ascertain द कॉस्ट ऑफ ईच ऑपरेशन। तो मतलब हम बहुत सारे ऑपरेशंस को एक साथ करते हैं, बहुत सारे वर्क एक साथ हो रहे होते हैं किसी प्रोडक्ट के मास प्रोडक्शन के लिए, तो ईच एंड एवरी ऑपरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फॉर इंस्टेंस द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैंडल्स ऑफ बाईसाइकिल्स इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ ऑपरेशन। अगर आप बाईसाइकिल्स की बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, तो उसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस इंक्लूड होते हैं, बहुत सारे वर्क किए जाते हैं। जैसे आपके कटिंग स्टील्स, मतलब स्टील्स को कट करना इनटू प्रॉपर स्ट्रिप्स, उसके बाद उसको फोल्ड करना, मोल्ड करना, मशीनरी एंड फाइनली पॉलिशिंग करना उसकी, उसके बाद हम बात करते हैं उसकी असेंबलिंग करना। मतलब बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, तो उसकी
ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स को, उसके जितने भी ऑपरेशंस होते हैं हर किसी की अलग अलग कॉस्टिंग को तैयार करना ही, उनकी वैल्यू को पता करना ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑपरेशन कॉस्टिंग का। ऑपरेशन कॉस्टिंग प्रोवाइड्स अ minute analysis of cost to achieve accuracy and it's applied in industries such as spare parts, toy making and engineering। तो हमारे पास जो भी ऑपरेशन कॉस्टिंग होती है इसके थ्रू हम किसी की एग्जैक्ट वैल्यू का पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कितनी एक्यूरेसी है इस गुड्स को तैयार करने के लिए। लास्ट आपका मल्टीपल कोस्टिंग। अब मल्टीपल कोस्टिंग के अंदर हम बात करेंगे कि जब हम एक से ज़्यादा मेथड को यूज़ करते हैं कोस्टिंग के लिए, हो सकता है हम ऑपरेशन कोस्टिंग की बात कर रहे हो, उसको ऐड यूज़ कर रहे हो, बैच कोस्टिंग को यूज़ कर रहे हो, प्रोसेस कोस्टिंग को यूज़ कर रहे हो, ऑपरेटिंग कोस्टिंग को यूज़ कर रहे हो। मतलब जब हम एक से ज़्यादा कोस्टिंग के मेथड का यूज़ करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल कोस्टिंग। अब नेक्स्ट आपका कोस्ट यूनिट क्या होता है और आपका कोस्ट सेंटर क्या होता है। अगर हम कोस्ट यूनिट की बात करें, द मेन फंक्शन ऑफ कोस्टिंग इज टू असरटेन कोस्ट पर यूनिट और आउटपुट। मतलब जब हम कोई मेन फंक्शन करते हैं कोस्टिंग का तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी कोस्टिंग कितनी आ रही है पर यूनिट के हिसाब से। अगर आपने, हो सकता है आपने 10 यूनिट्स किसी चीज़ की प्रिपेयर करी तो हम वहाँ पर देखेंगे हम उस एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आई है उसको तैयार होने में, तो उसे हम कहते हैं कॉस्ट यूनिट। मतलब एक यूनिट की स्पेसिफिक कॉस्ट, मतलब सिंगल यूनिट कॉस्ट आपकी कितनी आती है किसी प्रोडक्ट को तैयार करने की, तो वही कहलाती है आपकी कॉस्ट यूनिट। ईच इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज टू बी मेजर्ड इन आइडेंटिफिकेबल यूनिट्स विच मे सर्व एज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सच यूनिट फॉर द पर्पसेस ऑफ कॉस्टिंग में आर एज फॉलोज। तो हम जितने भी काम करते हैं, हमारी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसके अंदर हम अपनी सारी जो भी यूनिट्स होती हैं, हमारी जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनको मेजर करते हैं, जिसके थ्रू कि हम उनको अकाउंटिंग में यूज कर सकें, उनके अकाउंटिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकें। यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट, एग्जांपल पेयर ऑफ शूज और वन बैच ऑफ शूज में बी 1 डजन। हम यहाँ पर भी यूज करेंगे कॉस्टिंग यूनिट का। मतलब हम देखेंगे कि हमारे अगर एक पेयर की कॉस्टिंग कितनी आ रही है या फिर हमारे एक बैच की कॉस्टिंग कितनी आ रही है। अगर हम ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ रनिंग अ बस, एक बस को चलाने के लिए पर किलोमीटर की कॉस्टिंग कितनी आ रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉस्ट यूनिट कहेंगे। हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कोई जनरेटर का यूज कर रहे हैं तो उसको पर आवर चलाने के लिए हमें कितनी कॉस्टिंग आ रही है। अगर हम बात करेंगे स्टील ऑफ टन तो कॉस्ट पर 1 टन ऑफ स्टील, अगर हम कोई स्टील यूज कर रहे हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अपने प्लांट के लिए, तो वहां पर देखेंगे कि पर टन कितना हमें कॉस्टिंग पड़ रही है उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्टील्स की। मतलब किसी प्रोडक्ट की जब हम एक यूनिट की बात करते हैं, एक सेगमेंट की बात करते हैं, एक बैच की बात करते हैं, एक पेयर की बात करते हैं, तो वो कहलाती है हमारी कॉस्ट यूनिट। मतलब एक छोटी यूनिट के बारे में उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। और नेक्स्ट होता है आपका कॉस्ट सेंटर। A cost center is defined as the functional or department within a company which is not directly going to generate revenue and profit to the company but still incurring expenses of the company to the company for its operation. The contribution made by the cost center is termed as the profit in direct. कोस्ट सेंटर क्या होता है, मतलब ये डायरेक्टली तो हमारी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, लेकिन ये क्या होते हैं, मतलब ऐसा फंक्शन होता है, वो डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर हमारे गुड्स को इनडायरेक्टली तैयार किया जाता है। मतलब ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमारे गुड्स को तैयार किया जाता है, क्योंकि डायरेक्टली तो हमारे लिए रिवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे, लेकिन ये वो सेंटर होता है, वो डिपार्टमेंट होते हैं, ये वो फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे गुड्स को तैयार करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे आपका कह सकते हैं आपका ऑफिस हो गया, आपकी इंडस्ट्री होगी, या आपके अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए। वो डायरेक्टली तो आपको गुड्स नहीं दे रहे, लेकिन अगर वो ही ना हो, आपके डिपार्टमेंट्स आपके पास अवेलेबल ना हो, आपके पास फैक्ट्री अवेलेबल ना हो, आपके पास वेयर हाउस अवेलेबल ना हो, तो आप कभी भी प्रॉफिट को अर्न नहीं कर सकते। मतलब ये वो जगह होती है जो कि आपके लिए प्रॉफिट को गेन करने के लिए, आपके रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए इनडायरेक्टली आपकी हेल्प करता है। तो वो कहलाता है आपका कोस्ट सेंटर। मतलब जिस जगह से आप अपने लिए रिवेन्यू को जनरेट करते हैं डायरेक्टली, जैसे आपके वेयर हाउस हो गए, आपकी कंपनी हो गई, आपका ऑफिस हो गया, आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई। तो ये आपकी यूनिट खत्म होती है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।